दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई एक तेलुगु ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। फिलहाल मूवी की IMDb रेटिंग है 8.8 और मुझे खासकर इसका क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इस मूवी के क्लाइमेक्स के लिए इसे जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत में ही विंध्या नाम की एक औरत कोर्ट के बाहर नजर आती है। अब उसे देखते ही पूरे कोर्ट परिसर में उसी की चर्चा होने लगती है, क्योंकि पिटीशन दाखिल करने वाली भी विंध्या ही है और जिस क्राइम के लिए मामला चल रहा है उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही होती है। कोर्ट के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिटीशनर और क्रिमिनल एक ही व्यक्ति हों। इसी वजह से ये मामला चारों तरफ छाया होता है, जिस वजह से आज मीडिया वाले उसके चारों तरफ घिर जाते हैं और सवालों की बौछार कर देते हैं कि आपने ऐसा क्या क्राइम किया है और आखिर आप किस गलती की सजा लेने खुद चलकर कोर्ट आई हैं। इसी बीच बाहर खड़े कुछ लोग भी आपस में फुसफुसाकर कहते हैं कि जरूर इसने ही अपने हस्बैंड को मार डाला होगा या किसी बच्चे को, वरना कौन खुद को सरेंडर करने सीधा कोर्ट पहुंचता है। खैर, अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है विकास पब्लिक स्कूल, जो वास्तव में विंध्या की ही ओनरशिप वाला स्कूल है। अब उसी स्कूल में उसका बेटा विकास भी पढ़ता है। विकास के 4 जिगरी दोस्त भी उसमें मौजूद होते हैं, यानी कुल 5 लड़कों का ग्रुप। अब पढ़ाई में तो विकास ठीक ठाक होता है, पर उसकी आदतें बहुत ही खराब होती हैं, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, पब कल्चर और कार में बेपरवाह घूमना। तो सीधी भाषा में ये 5 बिगड़े हुए अमीर घर के लड़के होते हैं। इसके बाद हम चैत्रा नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक मिडिल क्लास लेकिन वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड परिवार से है। उसके घर में माता पिता और एक छोटा भाई है। अब एक दिन हम देखते हैं कि चैत्रा की फ्रेंड उसे फोन करके बताती है कि दोपहर में यूफोरिया नाम की पार्टी है और इस तरह से वो उसे साथ चलने के लिए जोर देती है। अब पहले तो चैत्रा मना करती है कि घर पर कोई नहीं मानेगा, लेकिन जब उसकी फ्रेंड इंसिस्ट करती है तो वो फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर उसकी बात अपने पिता से करवाती है। इसके बाद वो फ्रेंड चैत्रा के पिता से अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करती है, तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर शाम तक घर लौट आएगी तो जा सकती है, और वैसे भी उसे अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। इस तरह से अब चैत्रा का रास्ता साफ हो जाता है और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ उस पब में पहुंच जाती है। अब इत्तेफाक से उस पब में विकास और उसके 4 दोस्त भी मौजूद होते हैं और उस पार्टी को ऑर्गेनाइज भी विकास ने ही कराया होता है। इसके बाद विकास की नजर चैत्रा पर पड़ती है और वो उससे हल्की फुल्की फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। तभी उसके दोस्त भी आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं और थोड़ी देर में वो लोग चैत्रा को स्टेज पर डांस करने के लिए उकसाते हैं। अब थोड़ा जोर देने पर वो भी दोस्तों के माहौल में आकर डांस कर लेती है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद चैत्रा की फ्रेंड उससे कहती है कि काफी देर हो गई है, इसलिए उन्हें निकलना चाहिए। फिर वो दोनों पब के बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद उसकी फ्रेंड तो कैब लेकर चली जाती है, जबकि चैत्रा अपने पिता का इंतजार करने के लिए बाहर खड़ी रहती है। अब हम देखते हैं कि घर लौटते समय उसके फादर उसे कार में लेकर आते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि चैत्रा कुछ अनस्टेबल सी है, यानी उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। ऊपर से हम देखते हैं कि घर पहुंचने पर वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती, उल्टा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसके प्राइवेट पार्ट्स से बहुत ही खून निकल रहा होता है, जैसे उसके साथ जबरदस्ती हुई हो। अब इसी सदमे और शर्म के कारण वो कुछ भी माँ बाप से नहीं कहती। फिर अगली सुबह उसकी फ्रेंड फोन करके घबराई हुई आवाज में कहती है कि वो तुरंत इंस्टाग्राम खोल कर देखे, क्योंकि कल पब में मिले 5 लड़कों ने एक वीडियो पोस्ट किया है। अब चैत्रा जब वीडियो खोलती है तो उसमें वही 5 लड़के उसके साथ जबरन किस करते हुए नजर आते हैं। ये देखकर उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उसका सपना IAS बनने का था, वो उसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन अब उसे लगता है कि इस घटना और उस वीडियो के बाद उसकी जिंदगी और सपने दोनों बर्बाद हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विकास भी अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा हो जाता है, खासकर उस दोस्त पर जिसने वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। वो उसे डांटता है कि बिना पूछे सबने वीडियो क्यों डाला, क्योंकि अगर उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो उनका करियर खत्म हो सकता है। इस तरह से अब वो हड़बड़ाकर अपना सारा डेटा और इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर देते हैं और अलग अलग जगहों पर छुपने भागने की प्लानिंग करते हैं। इधर घर पर जब चैत्रा लंच के लिए नीचे आती है तो उसके पिता उसकी हालत को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि तबीयत ठीक है या नहीं। लेकिन अचानक चैत्रा बुरी तरह से रिएक्ट करती है और उनसे चिल्लाकर कहती है कि मुझे टच मत करो, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छूना, और सीधे माँ के पास भागती है। फिर माँ उसे संभालने की कोशिश करती है
तो चैत्रा रोते रोते टूट पड़ती है और कहती है कि 5 हैवानों ने उसके साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की है। इस तरह से अब वो उन्हें पूरी घटना बताती है कि उस रात पब से निकलने के बाद उसकी फ्रेंड कैब लेकर चली गई थी और वो अकेली अपने पिता का इंतजार कर रही थी। तभी विकास और उसके दोस्त कार लेकर उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि वो पास की बेकरी तक जा रहे हैं, इसलिए वो चाहे तो चल सकती है और अगर समय मिला तो वो लोग उसे घर तक छोड़ देंगे। अब इसके लिए पहले तो चैत्रा मना करती है, लेकिन विकास उसे कन्विंसिंग अंदाज में कहता है कि बस 10 मिनट की बात है और वो खुद उसे घर ड्रॉप कर देगा। इस तरह से अब भरोसा करके चैत्रा कार में बैठ जाती है। आगे बेकरी पर जाकर वो लोग कुछ केक वगैरह लेते हैं। वहीं विकास का दोस्त दूसरी 7 सीटर कार दिखाकर कहता है कि ये भी उनके ही दोस्त की गाड़ी है, इसलिए अब वो इसी से चैत्रा को छोड़ देंगे। तो आगे चैत्रा, विकास और उसके चारों दोस्त उस गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। फिर रास्ते भर विकास चैत्रा को जबरन छूने लगता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, जबकि चैत्रा उसे रोकते हुए कहती है कि बिहेव योरसेल्फ और चीख कर हेल्प के लिए आवाज भी लगाती है। लेकिन लड़के उसका मुंह बंद कर देते हैं और वो गाड़ी को सुनसान जगह पर ले जाकर बारी बारी से उसके साथ गलत काम करते हैं। अब इसी बीच उनमें से एक दोस्त ये सब मोबाइल पर वीडियो भी रिकॉर्ड करता है और फिर वारदात के बाद वो लोग उसे वापस उसी पब के पास छोड़ देते हैं, जहां उसके पिता थोड़ी देर बाद आकर उसे ले जाते हैं। अब ये पूरी कहानी सुनकर उसके पेरेंट्स सदमे में आ जाते हैं और चैत्रा की माँ तुरंत कहती है कि वो पहले डॉक्टर के पास चले, लेकिन चैत्रा कहती है कि नहीं, पहले पुलिस स्टेशन चलना है, क्योंकि वो चाहती है कि उन हैवानों को कानून के जरिए सजा मिले और उसके बाद ही उसका इलाज हो। इस तरह से अब उसके पिता अपना एक जानकार पुलिस अधिकारी तलाशते हैं और उसी के पास लेकर जाते हैं। अब पुलिस अधिकारी चैत्रा से पूछते हैं कि यूफोरिया पार्टी में क्या हुआ था, लेकिन वो अभी भी इतने गहरे ट्रॉमा में होती है कि ठीक से बोल भी नहीं पाती। इसलिए अब अधिकारी उसके पिता से कहते हैं कि उसे समय दें और उसे ऐसे मामलों के लिए बने स्पेशल काउंसलिंग सेंटर में लेकर जाएं। इस तरह से अब उसके पिता उसे भरोसा सेंटर लेकर जाते हैं, जहां एक महिला पुलिस अधिकारी बहुत ही फ्रेंडली और पेशेंट तरीके से चैत्रा से बात करती है और धीरे धीरे चैत्रा रोते हुए पूरी घटना बता देती है। अब चैत्रा जिस लोकेशन और रास्ते का जिक्र करती है, वहां पुलिस टीम जाकर ग्राउंड पर जांच करती है। वहां उन्हें रोड के किनारे उस जगह के आसपास केक के टुकड़े और इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर्स जैसी चीजें मिलती है। फिर वो आसपास के दुकानों के सीसीटीवी कैमरास और फुटेजेस भी लेते हैं, जिसमें विकास और उसके फ्रेंड्स की गाड़ियां दिखती हैं। तो अब इसी बेसिस पर पुलिस विकास और उसके चारों दोस्तों को हिरासत में ले आती है। अब कमिश्नर जयदेव मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, जहां रिपोर्टर्स एकदम से सवाल पूछने लगते हैं कि हमारे शहर में क्राइम रेट कब कम होगा, पब का लाइसेंस अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया गया, जिस लड़की के साथ ये सब हुआ है वो जिंदा है या मर गई, आरोपी कौन है। तभी जयदेव कहते हैं कि मीडिया को हर समय हॉट टॉपिक चाहिए ताकि टीआरपी बढ़े। एक न्यूज ठंडी होती नहीं कि आप दूसरी पर कूद जाते हैं, पर आपके लिए जो न्यूज है वही किसी के लिए पूरी जिंदगी का घाव है। वो कहते हैं कि इस केस पर आने से पहले वो कुछ पुराने सेंसेशनल केसेस की बात याद दिलाना चाहते हैं, जिन्हें मीडिया ने खुद भुला दिया है। इस तरह से अब वो टीवी पर एक छोटी बच्ची की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी को याद है ये कौन है, तो कोई भी रिपोर्टर उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद जयदेव बताते हैं कि 6 साल पहले कुछ हाई स्कूल के बच्चे स्कूल से बंक करके यूनिफॉर्म बदलकर सिविल ड्रेस में पब गए थे। फिर वहां उन्होंने खूब शराब पी और नशे में कार चलाते हुए दूसरी कार के ऊपर चढ़ा दी। दूसरी कार में एक पूरा परिवार था, जिसमें वही छोटी बच्ची भी थी। अब एक्सीडेंट के बाद चारों लड़के कार से उतरकर भाग गए, जबकि आसपास के लोग काफी मशक्कत से उस क्रैश्ड कार से परिवार को निकालकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उन सभी की मौत हो गई, वो भी उस बच्ची सहित। इसके बाद जयदेव एक युवक की फोटो दिखाते हैं, तो मीडिया उसे फौरन पहचान लेती है कि ये तो साइको साहिल है, जिसने शहर में कई लोगों की हत्या की है। जयदेव बताते हैं कि वही साहिल अपने टीनेज में इस हादसे के लिए जिम्मेदार था। फिर बाद में जिसने उसे उसके इस पुराने क्राइम की याद दिलाई, उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस तरह से वो धीरे धीरे कोल्ड ब्लडेड किलर और ड्रग्स इलीगल रैकेट्स में इन्वॉल्व होकर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल्स बन गया। असल में उनकी बात का मकसद ये होता है कि जब क्राइम्स को लाइटली लिया जाता है और माइनर्स के गंभीर अपराधों को बचपना कहकर छोड़ दिया जाता है, तो वही बच्चे बाद में बड़े क्रिमिनल्स बन सकते हैं। इसके बाद जयदेव एक और महत्वपूर्ण पॉइंट रखते हैं। पिछले साल ओवरऑल क्राइम्स में माइनर्स की हिस्सेदारी 30% थी, लेकिन इस साल सिर्फ 3 महीने में ये 32% तक पहुंच गई है, यानी ट्रेंड बढ़ चुका है। इसलिए क्राइम को क्रिमिनल मैच्योर होने से पहले ही जड़ से उखाड़ना जरूरी है, वो साफ शब्दों में कहते हैं।
इस केस में भले ही एक्यूज्ड माइनर है, पर असली गलती उनके पेरेंट्स की है। फिर रूल के तहत वो बच्चों के नाम नहीं लेते, मगर पेरेंट्स के नाम और बैकग्राउंड मीडिया के सामने रखते हैं। अब वो पांचों लड़के मिनिस्टर्स, बड़े बिजनेस ओनर्स, पावरफुल पॉलिटिशियंस जैसे वीआईपी फैमिली से होते हैं, इसलिए सभी लोग अपने नाम टीवी पर चलते देखकर सन्न रह जाते हैं। अब जयदेव समझाते हैं कि जब पेरेंट्स बचपन से बच्चों को बिना सीमा के पैसे, बाइक, कार, पार्टी कल्चर देते हैं और जिम्मेदारी और वैल्यूज नहीं सिखाते, तो वही बच्चे आज के क्रिमिनल्स बनते हैं। इसलिए यहाँ गलती सबसे ज्यादा परिवार की है। फिर आगे वो बताते हैं कि उनमें से एक लड़का विकास खुद विंध्या का बेटा है, वही विंध्या जिसने सोशल इश्यूज पर कई बार प्रोटेस्ट किए, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। इसलिए अब देखना है कि अपने ही बेटे के मामले में ये क्या करती हैं, क्योंकि लॉ तो सबके लिए सामान है, इसलिए सिस्टम अपना काम करेगा। खैर, अब चैत्रा एक माइनर थी, इसलिए पांचों आरोपियों पर पॉक्सो के तहत धाराएं लगाई जाती हैं। दूसरी ओर अब विंध्या खुद अपने स्कूल के प्रिंसिपल पद से रिजाइन दे देती है और घर आकर अपने हस्बैंड को कड़ी फटकार लगाती है कि मैं पहले से कहती थी कि अंधा प्यार और ओवर पैम्परिंग ठीक नहीं है। तुमने बिना लाइसेंस के उसे बाइक, कार सब कुछ दे दिया, हर डिमांड पूरी की। इसी वजह से विकास इतना बढ़ गया कि एक मासूम लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर बैठा। ये सुनकर उसका पति कहता है कि अब गिल्ट और ब्लेम का समय नहीं है, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि किसी तरह से बेटे को बचाया जाए। लेकिन विंध्या साफ कहती है कि विकास ने क्राइम किया है, इसलिए उसे सजा तो मिलेगी, चाहे वो उसका इकलौता बेटा ही क्यों ना हो। उधर आम जनता भी सड़कों पर निकलकर कैंडल मार्चेस, स्लोगनियरिंग और प्रोटेस्ट करती है। सबकी मांग होती है कि चैत्रा को न्याय दो। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग ट्रेंड करते हैं और फिर इसी मैसिव पब्लिक प्रेशर के बीच विकास और उसके चारों दोस्त पुलिस कस्टडी में आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस बहुत ही कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन ये लोग एक जैसा बयान देने की वजह से बचते रहते हैं। तब जयदेव खुद एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वो लॉकअप में जाकर कैजुअली पूछते हैं कि वो क्या खाना चाहेंगे, तो पांचों एक साथ कहते हैं बिरयानी। फिर जयदेव कई पैकेट्स बिरयानी मंगवाते हैं। अब सबसे पहले वो विकास को प्लेट देते हैं, तो 2 दिन से भूखा विकास पूरा पैकेट पल भर में खत्म कर देता है। इसके बाद जयदेव मुस्कुराकर दूसरा, तीसरा, चौथा पैकेट भी उसके सामने रखते जाते हैं और कहते हैं खाओ और खाओ। अब मजबूर विकास 5-6 पैकेट्स तक ठूसता है, लेकिन उसका पेट इतना भर जाता है कि वो सांस लेने को तरसता है, जिसके बाद वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अब यही टैक्टिक बाकी चारों पर भी लागू की जाती है। तो इसके बाद पांचों लड़के रोते धोते सच उगल देते हैं कि किसने आइडिया दिया, किसने कार चलाई, किसने पहले चैत्रा को छुआ, किसने वीडियो शूट किया, वीडियो किसने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और बाद में किसने डिलीट किया, सब डिटेल में बताते हैं। फिर पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए उन्हें उसी सुनसान जगह पर ले जाती है जहां घटना हुई थी। अगले चरण में कानून के अनुसार एक्यूजेशन और पॉक्सो के तहत उनकी पोटेंसी टेस्टिंग करना जरूरी होता है। वो टेस्टिंग जिससे किसी आदमी की मर्दानगी का पता चलता है। फिर पुलिस उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ का डॉक्टर उन्हें प्रोसीजर समझाता है कि एक एक करके वो पर्दे के पीछे जाएं और पूरी तरह से बिना कपड़े के खड़े हो जाएं। लेकिन नर्वसनेस, शर्म, गिल्ट, पुलिस की मौजूदगी और केस की ग्रेविटी की वजह से पांचों लड़कों के शरीर जवाब दे देते हैं। कोई भी नॉर्मल इरेक्शन हासिल नहीं कर पाता। अब डॉक्टर उन पांचों लड़कों को ताना मारते हुए कहता है कि जब उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे तब तो सब कुछ हो रहा था, अब अचानक क्यों नहीं हो पा रहा। इतने में विकास का एक दोस्त हताश होकर कहता है कि यार हम लोग किस मुसीबत में फंस गए, 3 मिनट की खुशी के लिए ये लोग हमें नरक से गुजार रहे हैं। फिर बाद में जब विकास की बारी आती है तो वो पर्दे के पीछे जाकर कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। इसलिए अब विकास अचानक एक केमिकल पीकर खुद को मारने की कोशिश करने लगता है। फिर थोड़ी देर में उसके माँ बाप को ये खबर मिलती है और वो तुरंत अस्पताल में पहुंचने के लिए निकलते हैं। अब पुलिस तो कैदियों को सरकारी अस्पताल ही ले जाती है, लेकिन विकास की माँ विंध्या अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एक बड़े डॉक्टर और उसकी टीम को वहीं बुला लेती है, जो समय रहते विकास की जान बचा लेते हैं। इसके बाद विंध्या बेटे के पास जाकर कहती है कि उसने और उसके दोस्तों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए इतनी जल्दी मरने की सोच क्यों ली। ऐसे लोगों को तो जिंदा रहते हुए हर दिन मरना होगा। कुछ समय के बाद चैत्रा का मामला पॉक्सो कोर्ट में आता है, जहां जज उससे पूछती है कि बताओ बेटा एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। तो चैत्रा बताती है कि वो और उसकी फ्रेंड एक पब गए थे। वहां उनकी मुलाकात विकास और उसके दोस्तों से हुई। क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? क्या लड़कियां पब नहीं जा सकती? वो कहती है कि विकास ने उससे अच्छे से बात की तो उसने भी सामान्य रूप से बात की, लेकिन बाद में उन पांचों ने उसके साथ हैवानों जैसा व्यवहार किया।
इस तरह से वो पूरी घटना जज को विस्तार से समझाती है। इसके बाद वो पांचों लड़कों का लॉयर दलील देता है कि इस केस में कोई गलत काम हुआ ही नहीं है। असल में पांचों लड़के टीनेज में हैं और चैत्रा भी टीनेजर है। इस तरह इन 6 लोगों ने मिलकर बस मजाक और फन किया, लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं हुई। आगे दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जज पुलिस से कहती है कि अगर उनके पास पांचों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हो तो कोर्ट में पेश किया जाए। तो उसी दौरान एक आदमी चैत्रा के घर पहुंचकर उसके पेरेंट्स को बड़ी रकम देकर केस वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे 2-4 तमाचे मारकर घर से भगा देते हैं। अब 1 हफ्ते बाद जब फिर से कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो पुलिस बहुत ही मजबूत सबूत लेकर आती है। कुछ वीडियोस जिनमें साफ दिखता है कि विकास और उसके दोस्त कैसे चैत्रा के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अब ये एविडेंस इतने सॉलिड होते हैं कि कोर्ट विकास और उसके दोस्तों को उम्र कैद यानी 20 साल की सजा सुना देती है। चैत्रा ये सुनकर बेहद खुश होती है, जबकि विकास और उसके साथी फूट फूट कर रोने लगते हैं। पर तभी जज एक और फैसला भी सुनाती है कि जयदेव ने माइनर्स की फैमिलीज के नाम पब्लिक में उजागर कर दिए हैं, तो इस आधार पर उसे नियमों के उल्लंघन के कारण सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद मीडिया तुरंत जयदेव के पास जाकर सवाल करती है तो वो कहता है कि उसे नौकरी जाने का कोई अफसोस नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। इसके बाद विकास और उसके चारों दोस्त सेंट्रल जेल भेज दिए जाते हैं और अलग अलग बैरक्स में रखे जाते हैं। फिर जेल में विकास के बारे में सुनकर कुछ कैदी उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं। अब चौंकाने वाली बात ये होती है कि वहीं पर वो साइको साहिल भी मौजूद होता है। अब साहिल और उसके साथी विकास के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकास गुस्से में आकर साहिल को बुरी तरह से पीट देता है। अब आज तक किसी ने भी जेल में साहिल को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन ये सब देखकर बाकी कैदी विकास से डरने लगते हैं। फिर 6 साल के बाद विंध्या कोर्ट में अपील करके विकास को 3 महीने की पैरोल पर बाहर निकलवाती है, IIT एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने के नाम पर। यहाँ जेलर विंध्या को चेतावनी देता है कि 6 साल बाद जो बेटा वो देख रही है वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि वो सुधार के बजाय और ज्यादा बिगड़ चुका है। अब ना कोई डिसिप्लिन, ना बात करने का ढंग, यहाँ तक कि माँ से भी ढंग से बात नहीं करता। फिर घर लौटते समय सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही विकास उतरकर अपने एक दोस्त को फोन करता है और सीधे उसके घर भाग जाता है। यहाँ ये दोस्त भी पहले विकास के साथ ही जेल में था और हाल ही में बाहर आया था। फिर एक पेंट हाउस में पहुंचकर ये दोनों धड़ल्ले से नशा करने लगते हैं। उधर विंध्या उसे हर जगह तलाशती रहती है और बड़ी मुश्किल से ढूंढकर घर वापस लाती है, लेकिन ये नशे में घर के बाहर ही हंगामा शुरू कर देता है और अंदर नहीं जाता। फिर कॉलोनी के लोग नाराज होकर चिल्लाते हैं कि क्या अब एक रेपिस्ट उनके बीच में रहेगा। असल में विकास के कांड के बाद विंध्या ने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया था, इसलिए वो अकेले ही सबका सामना करती थी। लेकिन कॉलोनी वालों की बातों पर उसका एक्स हस्बैंड उल्टा उन्हें धमकाता है कि पूरा वेंचर उसका है, इसलिए वो अपने हिसाब से रहेंगे। जो भी हो, विंध्या किसी तरह से विकास को घर के अंदर लाकर खुद अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आधा नशे में ही रहता है। फिर अगली सुबह विंध्या उसके कमरे का दरवाजा खटखटाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, तो उसे देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि विकास एक लड़की के साथ सोया हुआ है। फिर वो दोनों पर पानी डालकर उन्हें जगाती है और उस लड़की से पूछती है कि वो कौन है और उसके घर में क्या कर रही है। इस तरह से वो उसे तुरंत निकल जाने के लिए कहकर भगा देती है। इसके बाद वो विकास से कहती है कि वो जल्दी से तैयार होकर टेरेस पर आए। सुबह 8 बजे से उसकी पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन ट्यूशन में पहुंचकर विकास बाकी स्टूडेंट्स से बदतमीजी करता है, उनकी किताबें जलाता है और माँ से कहता है कि वो पढ़ाई से बहुत दूर जा चुका है और अब इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता। इसके बाद वो अपने उसी दोस्त के साथ फिर से नशे करने लगता है और धीरे धीरे खुद भी ड्रग डीलिंग में शामिल हो जाता है। अब इसी बीच एक दिन विकास और उसका दोस्त एक आदमी के पास डील फाइनल करने जाते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ वही जयदेव मौजूद होता है, जो अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और अपनी पहचान छुपाकर बड़े ड्रग डीलर्स तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसकी हरकतें देखकर डीलर को शक हो जाता है और वो बंदूक निकालता है, लेकिन जयदेव फुर्ती दिखाकर उसकी गन छीनकर उसे वहीं पर शूट कर देता है। इसके बाद तुरंत उसकी टीम अंदर घुसती है और बाकी ड्रग डीलर्स को एनकाउंटर में मार गिराती है। फिर बाद में जयदेव विकास को उसकी माँ विंध्या के पास लाता है। असल में उसने ये रेड विंध्या की ही दी हुई जानकारी पर की थी, क्योंकि विकास के पास पाए गए कुछ एड्रेस और कॉन्टैक्ट्स असल में विंध्या ने देख लिए थे और वही उसने जयदेव को फोन पर दिए थे। इसके बाद जयदेव विकास को डांटते हुए कहता है कि 6 साल जेल में रहने के बावजूद भी उसे अक्ल नहीं आई, क्या ये सब उसने वहीं सीखा है। फिर वो चेतावनी देता है कि अगर अगली बार वो किसी ड्रग के केस में उसे दिख गया ना
तो वो एनकाउंटर से पहले किसी और बात का इंतजार नहीं करेगा। लेकिन इस विकास पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसी रात विकास अपने ही घर पर जोरदार पार्टी रखता है। लेकिन ठीक उसी समय विंध्या वापस घर आती है तो अब उससे रहा नहीं जाता। वो फौरन अपनी बंदूक उठाती है और घर में हंगामा करने लगती है। अब ये देखकर डर के मारे विकास के सारे दोस्त वहाँ से भाग खड़े होते हैं, जिसके बाद विकास ताने मारते हुए कहता है कि अच्छा, अब तुमने गन भी खरीद ली, चलो मुझे ही मार दो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी, या फिर मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। और इस तरह से वो बंदूक छीनकर विंध्या पर तान देता है। फिर इसी बात में माँ बेटे के बीच में हाथापाई होने लगती है और विंध्या विकास के हाथ से गन छीनने की कोशिश करती है। अब विकास तो पहले से ही नशे में धुत था, इसलिए उसके साथ धक्का मुक्की करने लगता है। लेकिन इतने में वो उसे धक्का देकर अलग करती है और उसके सिर पर शराब की बोतलें फोड़ने लगती है। वो कहती है कि आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें जन्म देकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वो खुद भी बहुत शराब पी लेती है और विकास को घर से धक्के मारकर निकालते हुए कहती है कि जहाँ जाना है जाओ, मर जाओ। कुछ देर के बाद विकास को अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगता है और वो ग्लानि महसूस करता है कि उसने अपनी माँ को फिजिकल टॉर्चर किया। इसके बाद सुबह जब वो घर वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ अभी भी शराब पी रही है और नशे में है। अब विंध्या उससे कहती है कि आज से हम दोनों साथ में बैठकर पिएंगे। वो विकास से पूछती है कि कौन कौन सी शराब अच्छी होगी, लेकिन अब विकास अपनी माँ को संभालने लगता है क्योंकि वो अपनी माँ को ऐसे देख नहीं सकता था। इसी दौरान विकास के साथ के जो दोस्त होते हैं उनमें 2 लड़कियां भी होती हैं जिनकी अपनी कहानी थी। वो असल में गांव से पढ़ने शहर आई थी, लेकिन गलत संगत और नशे की आदत से बिखर गई। फिर एक दिन विकास की एक और फीमेल फ्रेंड नशे में रेलवे ट्रैक पर टहलते टहलते भटक जाती है और तेज आती ट्रेन से कटकर मर जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद विकास अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब आप शराब पीना छोड़ दो, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, एग्जाम भी लिखूंगा। तो विंध्या भी अब ड्रिंक छोड़ देती है और फिर से उसे पढ़ाना शुरू करती है। साथ ही विकास भी दिल से पढ़ाई करने लगता है। उधर दूसरी तरफ जयदेव जेल में साइको साहिल से ड्रग डील के बारे में पूछताछ करने जाता है। हालांकि साहिल वहीं से अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए धंधा चलाता था, पर फिर भी वो जयदेव को कुछ नहीं बताता। दूसरी ओर जब विकास अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसका एक पुराना जेल वाला दोस्त जो सालों बाद पेरोल पर बाहर आया है वो उससे मिलता है। अब वो उसे एक शॉकिंग बात बताता है कि पुलिस को सबूत किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ यानी विंध्या ने दिए थे। जिस दिन विकास ने अपना फोन टॉयलेट में फेंककर फ्लश कर दिया था, उसकी माँ ने वो फोन खोजकर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो वीडियो उसके फोन में मिल गया और सारे दोस्त जेल में चले गए। अब दोस्त कहता है कि तुम्हारी माँ की वजह से ही हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये सुनते ही विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अगले दिन उसका एग्जाम होता है, इसलिए विकास जल्दी जल्दी अपना बैग उठाकर माँ से मिलने निकलता है। पर तभी साइको साहिल उस पर हमला कर देता है, जो असल में जेल से भाग चुका था और विकास को मारना चाहता था, क्योंकि उसके सारे बिजनेस पर विकास और उसके दोस्तों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। उसी समय पुलिस साहिल को पकड़ने आती है, जिससे बचकर वो अपने एक अड्डे पर पहुंचता है और अपने सारे डेटा को पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जयदेव और उसकी टीम मौके पर पहुंचकर उसके पास से पेन ड्राइव बरामद करते हैं, जबकि दूर खड़ा विकास ये सब देखता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसके बाद विंध्या उसे बार बार फोन करती है, लेकिन विकास कॉल नहीं उठाता। ऊपर से वो अगली सुबह एग्जाम हॉल में भी नहीं पहुंचता। लेकिन फिर दूसरे दिन विकास घर लौटता है, क्योंकि उसका पेरोल समय समाप्त हो चुका था, इसलिए वो फिर से जेल जाने वाला था। यानी विंध्या की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहाँ वही विंध्या शुरुआत में दिखाए गए कोर्ट में आकर खुद को अपराधी घोषित करती है। वो कहती है कि वो अच्छी पेरेंट नहीं है, अच्छी माँ नहीं है और उसी की वजह से उसका बेटा बिगड़ गया, इसलिए सजा बेटे को नहीं उसे मिलनी चाहिए। अब विंध्या की बात को सुनकर कोर्ट रूम में बैठे कुछ और लोग भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उनके बेटे बेटियों ने भी अपराध किए हैं, इसलिए उन्हें भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही परवरिश नहीं दी। लेकिन कोर्ट इस तरह के मामलों को कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं करती, इसलिए सभी को बाहर भेज दिया जाता है। इसके बाद जयदेव विकास को लेकर विंध्या के पास आते हैं और बताते हैं कि उसकी आखिरी कोशिश व्यर्थ नहीं गई। असल में दिल्ली में एक एग्जाम होने वाला है जिसमें विकास हिस्सा ले सकता है और इसी के चलते उसके पेरोल को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन विकास अब गुस्से में कहता है कि वो मानता है कि उसने गलती की, लेकिन लोग बार बार उसी गलती की ओर इशारा करके उसे रोज मारते रहते हैं। पर अब वो इस बदनामी भरी जिंदगी को नहीं झेल सकता। उससे बेहतर है कि उसे मार दिया जाए।
पर जयदेव उसे समझाते हैं कि किसी भी तरह से उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना होगा, क्योंकि यही एक वजह है जिससे वो इस दुनिया में वापस लौट सकता है और सुकून से जिंदगी बिता सकता है। फिर अगले दिन विकास बढ़िया से तैयार होकर सेशन कोर्ट में अनुमति लेने पहुंचता है। और दोस्तों, यहाँ आता है मूवी का वो ट्विस्ट जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ चौंकाने वाली बात यह होती है कि इधर जज की कुर्सी पर अब चैत्रा बैठी होती है। अब उसे देखते ही विकास के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद की थी, आज उसकी अपनी जिंदगी का फैसला उसी के हाथ में है। लेकिन इस वक्त चैत्रा नॉर्मल रहते हुए विकास से कुछ सवाल करती है, जिसका वो बहुत ही ईमानदारी से जवाब देता है और बातों बातों में अपनी गलती को याद करके रो भी पड़ता है। फिर आखिर में चैत्रा उसे अप्रूवल दे देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी खुद की भी शादी हो चुकी थी। खैर, अब सर्टिफिकेट देखकर विंध्या बहुत ही खुश हो जाती है, जिसके बाद विकास तुरंत माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और इसी इमोशनल मोड पर फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, भले ही मूवी में कई तरह की सीख दी गई हो, लेकिन आखिर में जो दोनों का आमना सामना होता है वो इस पूरी मूवी की सबसे बड़ी सीख है। क्योंकि चैत्रा चाहती तो अपना बदला ले सकती थी, लेकिन उसने वही किया जो उसे उस वक्त करना चाहिए था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।